हेलो दोस्तों, मैं निक्की सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चल भी रहा था, तो आज का प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा और आप लोग की अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है आगामी परीक्षा जो होने वाली है उनके लिए, तो आप जितना रिवाइज करिए और जितना प्रैक्टिस सेट करिए वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी खूब अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसे दोस्तों कहना चाहती हूँ, जैसे कुछ लाइनिंग है आपके लिए इस समय के जो आगामी परीक्षा है उनके लिए, कि जैसे आपकी है जीतेंगे हम ये वादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। तो दोस्तों, आपके लिए ये इस समय आगामी परीक्षा के लिए छोटी सी 2 लाइन है जो आपको मोटिवेशन का भी काम किया होगा और करेगा भी। तो दोस्तों, आज का जो स्टैटिक जीके जो प्रैक्टिस सेट 4 है, ये आपके लिए अच्छा होगा और इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना रिवाइज कर सकते हैं इस समय उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं। जो आपके भारत में है, आपके भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन हर परीक्षा में भी हर जितने एग्जाम हुए हैं आज के, उसमें कहीं ना कहीं ये पूछे भी जाते हैं, उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं। तो 23, 24, 25, 26, तो कितने हैं आपके भारत में इस समय उच्च क्या नाम है न्यायालय। तो आपका 25, क्या है 25, जो 25 है। तो पहला कौन सा है और लास्ट वाला, तो आपका पहला जो उच्च न्यायालय है 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना बना कौन बना? इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। और सबसे 25वां कौन सा उच्च न्यायालय है? तो आपका ये पहला है और 25वां जो है आपका आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती को, किसको? अमरावती। ये 25वां आपका उच्च न्यायालय है। पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनाया गया। और एक जैसे उत्तर प्रदेश में आपका जो उच्च न्यायालय है 2 हैं। जैसे एक इलाहाबाद है, उसी का एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। कहाँ है? यूपी में। यूपी में आपका उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। और जो इसका खंडपीठ है, मतलब उसका भाग, खंडपीठ का मतलब क्या होता है? उसका भाग। खंडपीठ जो है वो लखनऊ है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपके भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं। तो 25 है। देखिए, कहीं कहीं दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है। इसके वजह से जैसे आपका 28 राज्य हैं, तो आप सोचते होंगे कि क्यों 25 उच्च न्यायालय हैं। तो कई कई ऐसे राज्य हैं जो कि उनका एक ही, जैसे 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय से ही काम हो जाता है। तो आपका उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। पहला कौन सा है? 1866 में इलाहाबाद को पहला वो दिया गया था उच्च न्यायालय के लिए। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को 25वां उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
जो नीति निर्देशक का जो प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है, तत्व का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा। देखिए इसमें तो चारों ऑप्शन नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन यहाँ बना कर देते हैं, आयरलैंड। क्या? आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ से लिया गया है? ये आपका नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। किसको आप मारोगे? आयरलैंड को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला सुनाया था? किस राज्य का किस राज्य के जो सरकार थे, वो कुश्ती खेल, किस खेल को? कुश्ती खेल 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिए हैं। तो कौन लिया है? था उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा इसको, कि पूछ सकता है कि किस राज्य के सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला सुनाया था? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो किस वर्ष जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 1975 में, 1982, 1985, 1995। तो इसका क्या आंसर होगा? 1985। क्या? 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? देखिए क्वेश्चन पार्क से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क देखिए आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो कहाँ है आपका जो राजीव गांधी नेशनल पार्क? तो राजस्थान के किस जिले में? तो उदयपुर। किस जिले में? उदयपुर। किस जिले में ये गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? जैसे जो रिक्टर स्केल है का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल के घनत्व। तो ये भूकंप की तीव्रता को जो मापने का कार्य करता है रिक्टर स्केल किया जाता है। उसी से मापा जाता है कि भूकंप कितना आया है। तो आपको बता दें कि जैसे इसमें पूछता है कि भूकंपी विनाशकारी भूकंपी जो है विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? भूकंपी विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? इससे भी आप जैसे जो भूकंप के तरंगे हैं उससे भी क्वेश्चन इस समय उठाया जा सकता है। तो आप विनाशकारी जो है आपका यल तरंगे, जो यल तरंगे हैं ये आपका भूकंप से जो है बहुत विनाशकारी है। अगर एल तरंगे का जो के साथ अगर ये भूकंप आते हैं तो ये बहुत ही तबाही मचाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व विकलांग दिवस। देखिए दिवस से हम बोले थे आपसे कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको विकलांग हर दिवस का 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा हर प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपका दिवस भी रिवाइज हो जाए इसके साथ। तो विश्व विकलांग दिवस अभी आपके ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही महीने पहले ही मनाया गया था, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दिन मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। तो 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 3 मार्च। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 दिसंबर। इसका आंसर क्या होगा?
3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नंदा देवी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। नंदा देवी जो चोटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नंदा देवी चोटी है, ये अच्छा बताइए, नंदा देवी चोटी कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में पाई जाती है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखा जाए, शेर के लिए, चीता के लिए, गिद्ध के लिए, फूलों के लिए। किसके लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? फूलों के लिए। तो फूलों के लिए कौन सा राज्य आपका प्रसिद्ध है? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सी आपकी चोटी पाई जाती है? क्या नाम है? नंदा देवी चोटी। जो नंदा देवी चोटी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। फूलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नंदा देवी जो चोटी है फूलों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड का ही ये हिस्सा है, चोटी है। तो अब इसके बारे में आ गया उत्तराखंड, तो आपको पिछले भी ये वीडियो में बताया गया था और आज फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में 13 जो पर्वतीय जिलों से ये होकर उत्तराखंड अलग हुआ था। किससे? उत्तर प्रदेश से। लेकिन उत्तराखंड उस समय उसका नाम नहीं था, उस समय उसका उत्तरांचल उसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब नाम निर्धारित किया गया था? तो 2000 उस समय आपका ये उत्तरांचल था। क्या कहते थे इसको? उत्तरांचल। उत्तरांचल। लेकिन जब ये उत्तराखंड कब इसका नाम हुआ पड़ा? तो 2007 में। कब? 2007 में। 2007 में ये उत्तरांचल से उत्तराखंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका नाम बदल गया। चलिए, हाँ, तो आ गया ये गिद्ध के लिए। चलिए बताइए, गिद्ध के लिए कौन सा आपके लिए प्रसिद्ध है? गिद्ध। शेर के लिए, ये अब गिद्ध के लिए जो है आपका कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि गिद्ध के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राज्य। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बारे में आ गया आपका एक क्वेश्चन। अभी जल्दी आपके जनवरी इसी मंथ महीने के 24 जनवरी को मनाया गया था। तो क्या ऑप्शन होगा? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी गठन होती है और ये इसी दिन ये उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 जनवरी। तो चलिए 24 जनवरी के जब दिवस आ गया तो बता दीजिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को तो बता दें आपको, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। और क्या माना जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या माना जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को ही। तो 25 जनवरी को कौन कौन सा दिवस? 2 दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी को आपको पता ही होगा कि क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी? जो भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी? तो 1894 में, 1952 में,
1986 में, 1992 में। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत लोग इसको 1992 मार के आ जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1992 से 52 सॉरी जो 1952 है वो सही है, लेकिन कब सही है? ये आपका तैयार की गई थी। क्या की गई थी? तैयार कब की गई थी? 1894 में। क्या? भारत की पहली वन नीति। जब पूछा जाए कि भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी, तो 1894 में। लेकिन कब इसका लागू हुआ गया था? तो 1952 में। आजाद, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आजाद भारत का की पहली पहली वन नीति, आजाद भारत की पहली वन नीति कब कब आई थी? तो आजाद भारत की वन नीति कब आई थी? तब आप यहाँ पर मार सकते हैं 1952। उस समय हमारा भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। लेकिन जब पूछे कि भारत की पहली, यहाँ अगर आजाद ना देके सिर्फ भारत की पहली वन नीति पूछे, तो आपका 1894 आंसर होगा। ठीक, लेकिन इसी में देखिए कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन दो बन सकता है, भारत की पहली वन नीति कब आई तैयार की गई थी? तो 1894 में। आजाद भारत की पहली वन नीति कब आई थी? तो 1952। आपके दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। आपको इसको पता होगा कि 1986 में क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण। क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण के इसको 1986 में ही आया था। 1952 में सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था उस 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लवंग। देखिए आपको साइंस से भी क्वेश्चन आएगा। ये मत समझिए कि आप सिर्फ जीके जीएस जो पढ़ रहे हैं तो उसमें साइंस नहीं, साइंस में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जो लौंग और केसर हैं पौधों के जो किस भाग से ये प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो जो केसर आपका लवंग है, ये दो जो पौधे होते हैं ये फूल से प्राप्त होते हैं। कभी अब लौंग का वो पेड़ देखिएगा तो जो उसके फूल हैं वही जो है उसी को लवंग कहा जाता है। तो ये फूल है, केसर भी आपका क्या है? फूल है। और ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा केसर कहाँ मिलता है? उत्पाद उत, भारत में भारत में सबसे सर्वाधिक केसर वाले राज्य, या तो भारत के सर्वाधिक उत्पाद उत्पाद उत्पादक वाले राज्य, केसर उत्पादक वाले राज्य। तो क्या होगा इसका आंसर? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर। कहाँ उत्पादन होता है ज्यादा केसर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। किसका? केसर का। तो क्या है आपका आंसर? फूल। जो लौंग है और केसर है ये किस भाग से इसका किस भाग से प्राप्त होता है? किस पौधे के भाग से प्राप्त होता है? तो फूल से ये क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, लौंग और केसर। और केसर सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलता है? राज्य ना होकर यहाँ पर लिख लीजिएगा केंद्र शासित राज्य। क्या? केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर। राज्य नहीं है, यहाँ पर ये गलती हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखा जाए इस प्रैक्टिस सेट का। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जो रेड डाटा बुक है
इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएसईपीए से, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईजीबीपी। तो किससे किया जाता है आपका? तो आईयूसीएन से। तो रेड डाटा बुक जो होते हैं वो क्यों होते हैं? जो विलुप्त पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए ये रेड डाटा बुक बनाया गया है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीएन का, आईसीएन की मुख्यालय कहाँ है? तो आपका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड के स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसकी मुख्यालय है। और कब इसका स्थापना हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 को। किसका? आईयूसीएन, जो रेड डाटा बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए अभी पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका आंसर क्या होगा? 1996, सॉरी 1986। इसका आंसर क्या होगा? 1986। आपके 1986 में किसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से कौन से दो घटक होते हैं? पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके मुख्य रूप से कौन से दो घटक होते हैं? तो क्या है? पादप और जीवधारी, जैविक तथा अजैविक, हाथी और मेढक, तालाब व झील। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है में मुख्य रूप से कौन से घटक होते हैं? तो आपके दो घटक होते हैं। इसमें तो सभी में दो दो दिए हैं, जैसे हाथी और मेढक दिया है, तालाब और झील। तो क्या होगा इसका आंसर? जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये दो घटक पाए जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। तो जो आप इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। जो जैविक घटक है, जो यहाँ पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, इसके दो घटक होते हैं। एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। जैविक और अजैविक। तो जैविक के भी कितने होते हैं प्रकार या घटक? 3। एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता, और तीसरा होता है आपका अपघटक। और आपके अजैविक में क्या होते हैं? भौतिक कारक, भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। कार्बनिक कार्बनिक कारक। देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र के हैं कितने घटक होते हैं? 2, जैविक और जैविक। और जैविक के कितने होते हैं? 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक के कितने होते हैं? उसके भी 3 ही होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। देखिए उत्पादक में जो होता है ये पौधा होता है। क्या होता है? पौधा। जो पौधे पाए जाते हैं ये उत्पादक होते हैं। और इसको जो खाते हैं, जैसे उपभोक्ता जो है, जैसे इसमें जानवर, शाकाहारी मांसाहारी उपभोक्ता आ जाते हैं। और ये जो पौधे को खाता है वो क्या कहलाता है? वो आपका उपभोक्ता।
जो उत्पादक से जो पौधे होते हैं और उपभोक्ता जो होते हैं उसमें कई होते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से अच्छे से बता देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से बस इतना ही याद हो। और जो घटक के बारे में, जो अब घटक होता है, जैसे जो उपभोक्ता खाकर अगर उपभोक्ता अगर मान लीजिए कोई जानवर मर जाए तो क्या 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 करते हैं, जो सड़ जाता है गल जाता है उसका, तो वो अब घटक हो जाता है, अब घटक के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चन लास्ट, इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा भी लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण का मानक है। जो औद्योगिक है, जैसे कि कितने डेसिबल, तो ध्वनि का मात्रक क्या मापन किससे किया जाता है? ध्वनि का मापन यहाँ लिखते हैं जो ध्वनि का मापन होता है, जो ध्वनि का मापन होता है, जो ध्वनि का मापन होता है किससे किया जाता है? डेसिबल से। पूछता है मापन वाले से भी क्वेश्चन आपके उठाता है, किससे? डेसिबल। किससे मापन किया जाता है? ध्वनि की मापन इकाई क्या है? डेसिबल। आपके डेसिबल से ही आप इसकी ध्वनि का मापन किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औद्योगिक जो केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है वो सबके क्या नाम है, ध्वनि का वो मापन अलग अलग किए हैं। तो क्षेत्र औद्योगिकी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है? तो इसका मानक कितना होगा? तो 75 से 70 डेसिबल, 65 से 55 डेसिबल, 55 से 45 डेसिबल, 50 से 40 डेसिबल। तो औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ, जैसे करने का मतलब जहाँ ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां हो, ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपके दिल्ली हुआ, नोएडा, गुजरात हुआ, सूरत, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। तो वहां पर वहां की जो ध्वनि, जब फैक्ट्रियां चलेंगी, मशीनें चलेंगी, तो वहां क्या होगा? ध्वनि तो ज्यादा ही होगा ना। तो उसकी डेसिबल जो मानक कितनी होती हैं? तो 70 से 75 से 70 डेसिबल। जो औद्योगिकी क्षेत्र होते हैं उसके जो मानक होता है तो वो 75 से 70 डेसिबल होता है। अब पूछता है 65 से 55 डेसिबल क्या होता है? तो ये आपका होता है व्यापारिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है? व्यापारिक क्षेत्र। और 55 से 45 डेसिबल पूछा है तो ये क्या है? आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि 50 से 40 डेसिबल में क्या होता है, तो ये शांत क्षेत्रफल होता है, जहाँ शांति होती है, शांत क्षेत्र। कौन सा? शांत क्षेत्र। तो इसको क्या होगा? ये औद्योगिकी औद्यो औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? औद्योगिक क्षेत्र। 75 से 70 औद्योगिक क्षेत्र और 65 से 55 आपका व्यापारिक क्षेत्र, 55 से 45 आपका आवासीय क्षेत्र और 50 से 40 आपका शांत क्षेत्र। ये इसका मानक है जो आपके सभी क्षेत्रों के कितने कितने डेसिबल में होती हैं ध्वनियाँ, कहाँ मतलब कहाँ ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्वनि होती है तो उसका डेसिबल कितना होता है? 75 से 70। तो अब ये पूछा जाता है कि भारत में सामान्य रूप से कितने मतलब ध्वनि का कितना मानक होता है? भारत में सामान्य रूप से ध्वनि, तो जो सामान्य रूप से जो ध्वनि होती है ये आपकी होती है 40। कितनी होती है? 40 डेसिबल। तो कितनी होती है? 40 से 45 भी पूछता है कभी कभी, तो कितनी हो सकती है आपकी? तो 40 ना, इसको देखिए
कितनी होती है ये? 45 से 60। कितनी डेसिबल होती है? 45 से 60। भारत में जो सामान्य रूप से ध्वनि होती है वो कितनी है? 45 से 60 डेसिबल। तो चलिए देखा जाए, अब कुछ जैसे होता है फुसफुसाहट, जो धीरे धीरे लोग बोलते हैं, कानों में ऐसे बोलते हैं जिसे सुनाई नहीं देता, तो कितने डेसिबल ध्वनि होता है? तो जो फुसफुसाहट का पूछता है, फुसफुसाहट, इसके कितने होती है डेसिबल? 20 डेसिबल। अगर ध्वनि की जब जो होती है डेसिबल में होगा, तो 20 डेसिबल में अगर रहेगा तो वहां पर आप फुसफुसाहट एकदम धीरे, एकदम फुसफुसाहट से बात करेंगे तो वो 20 डेसिबल में होगा। अब भारत में सामान्य रूप से कितनी ध्वनि होती है? तो 45 से 60 डेसिबल। और बाकी ये सब देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण केंद्र, ये जो आपका बोर्ड है जो ध्वनि से है, कहीं ना कहीं इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा के लिए। तो बस आज आज के लिए बस इतना ही। और हम तो हम कह सकते हैं कि आप लोग को ये आज के प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। और देखिए बस आपके लिए इतना ही। और सो आप लोग अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट भी लाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए कुछ, देखिए अभी बीच में पुरस्कार का लाए थे तो अच्छा आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देखा है। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।